म्यूचुअल फंड के रोल को हमने समझ लिया, म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने देखा, एक्टिव मैनेजमेंट हमने देखा, पैसिव मैनेजमेंट कैसे होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल गोल्स क्या होती है, किस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके, और अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो दूसरों को पैसा इन्वेस्ट करा के उनके लिए उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कराने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है NISM सीरीज़ 5A का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 इज़ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एंड चैप्टर 4 इज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगली कैसे बनते हैं म्यूचुअल फंड्स, क्या स्ट्रक्चर रहता है इनका, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। चैप्टर 3 हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है। चैप्टर 4 इज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी कैसे काम करता है रेगुलेट करने में, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। NISM सीरीज 5 इज़ ए मैंडेटरी एग्जाम फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। We will cover whole curriculum of NISM series 5 in our coming videos. Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM series 5A Pass for Sure videos. So let's get started. जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर 3 is legal structure of mutual funds in India. लीगली म्यूचुअल फंड्स कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर है इनका, एंड द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस 1996, म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ ट्रस्ट इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स इंडिया में एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, विच पूल्स द सेविंग्स ऑफ द पीपल एंड देन इन्वेस्ट इनटू एनी एसेट क्लास। जो लोगों से उनकी सेविंग्स को पूल करते हैं और फिर किसी भी डिफरेंट एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एसेट क्लास हो सकती है इक्विटी, डेट, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, किसी भी जब एसेट क्लास में वो जा सकता है। बट द मेन पार्ट इज इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट्स। और जब मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स ट्रस्ट्स की तरह काम करते हैं तो दे आर गवर्न्ड बाय द ट्रस्ट डीड 1882 एक्ट। द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय वन और मोर स्पॉन्सर्स हु आर द मेन पर्सन बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस। एवरी ट्रस्ट हैज़ इट्स बेनिफिशरीज। ट्रस्ट हमेशा अपने बेनिफिशरी के लिए काम करता है। कोई भी ट्रस्ट है, कैसा भी ट्रस्ट है, उसके बेनिफिशरीज होते हैं। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स आर द बेनिफिशरीज। द ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर गवर्न्ड बाय ट्रस्ट डीड विच इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन स्पॉन्सर एंड ट्रस्टीज। सो एक स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच एक ट्रस्ट डीड बनती है जो सारे के सारे ऑपरेशंस जो म्यूचुअल फंड के हैं उनके बारे में वो बताती है, किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड काम करेगा। ट्रस्ट अपने ट्रस्टी के बिहाफ पे काम करता है। द ट्रस्ट एक्ट्स थ्रू इट्स ट्रस्टीज, देयरफॉर द रोल ऑफ protecting the interest of investor is of trustees. The day-to-day management is handled by the AMC and AMC is appointed by trustee. The trustee executes an investment management agreement with the AMC setting out its responsibilities. Key constituents of mutual funds की हम बात करते हैं, वो कौन कौन से constituents हैं, कौन कौन से जो different types of constituents हैं जिससे बन के म्यूचुअल फंड बना है। सबसे पहला है स्पॉन्सर। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पॉन्सर इज अ की पर्सन बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस। ही स्टार्ट्स म्यूचुअल फंड्स बिजनेस, वो म्यूचुअल फंड्स बिजनेस को स्टार्ट करता है। स्पॉन्सर क्या होता है, कैसे होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ें देखते हैं। स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। स्पॉन्सर शुड बी कैरिंग अ बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 years। वो पिछले 5 साल से एक फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहा हो। कोई भी इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज में, चाहे वो AMC हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो या एनी टाइप ऑफ ब्रोकिंग बिजनेस हो, ही शुड बी एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंडस्ट्री और उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए इन द लास्ट 5 years। द स्पॉन्सर ऑल्सो शुड हैव अर्न प्रॉफिट्स इन द लास्ट 5 years एंड स्पॉन्सर शुड बी अ फिट पर्सन। सो अगर ये क्वालिटीज़ किसी में भी है तो वो म्यूचुअल फंड्स का स्पॉन्सर बन सकता है। स्पॉन्सर इज अ मेन पर्सन बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस। सेकंड इज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। NISM सीरीज 5A के जो हम ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस बना रहे हैं, इन वीडियोस का एक ही मोटिव है कि आपको NISM सीरीज 5A का एग्ज़ाम क्लियर करवाना। इसके लिए हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाएंगे और उनकी टर्म्स को टच करते हुए हम आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। स्पॉन्सर हमने देखा कौन होता है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की। सेबी ने इसके लिए भी एक रेगुलेशन बनाया है कि ट्रस्टी कौन हो सकता है और कैसे काम कर सकता है। एवरी ट्रस्टी मस्ट बी अ
person of ability, integrity and standing. Person who is guilty of moral turpitude cannot be appointed as trustee. A person convicted of any economic offense, violations of any security law cannot be appointed as trustee. और जो मेन पॉइंट यहाँ पे है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द AMC will not be eligible to appointed as a trustee of mutual fund. और एक म्यूचुअल फंड के साथ जो ट्रस्टी है वो दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो ए मेन पॉइंट. सो इन 2-3 पॉइंट्स में से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको आ जाए. बात करते हैं ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. ट्रस्टी एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं AMC के साथ, जिसमें AMC के सारे फंक्शंस मेंशन होते हैं. ट्रस्टी के पास राइट है कि वो AMC से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है किसी चीज के बारे में. ट्रस्टी ये इंश्योर करता है कि जितने भी स्कीम्स हैं और या ऑल द को जो भी पर्सनल एसोसिएटेड हैं, लाइक फंड मैनेजर, कंप्लायंसेस ऑफिसर्स, R&T एजेंट्स, ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड एंड ऑल द सिस्टम्स आर इन गुड प्लेस. और जो मेन पार्ट है, या हम ये बोलेंगे कि मेन जो काम है ट्रस्टी का, वो ये है, इट विल इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी सिचुएशन एंड द ट्रस्टी शैल फाइल हाफ ईयरली रिपोर्ट्स टू सेबी. स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बाद अब नंबर आता है म्यूचुअल फंड कंपनी का, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं. द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज हैंडल्ड बाय द AMC और नेटवर्थ ऑफ द AMC शुड बी 50 crores. फर्दर एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट एसोसिएटेड with sponsor of any kind of subsidiaries or the trustees. 50% जो डायरेक्टर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा और उनको स्पॉन्सर से कोई उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए. कुछ बात करते हैं AMC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. AMC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड की जो भी एक्टिविटीज हैं वो AMC करेगी. अरेंजेस द रिक्विजिट ऑफिसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सॉफ्टवेयर, हैंडलिंग एडवर्टीजमेंट, सेल्स एंड प्रमोशंस. कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या कोई भी सर्विस उन्हें देनी है, सारा का सारा काम AMC का है. AMC will take responsible steps and exercises due diligence to ensure that investments of funds pertaining to any scheme is not contrary to the provisions of the SEBI Regulations Act. जो भी SEBI ने जो भी रेगुलेशन एक्ट बनाए हैं, AMC उसी के अंडर में रहते हुए इन्वेस्टमेंट्स करेगी. वो डे टू डे एक्टिविटीज सारी की सारी उन्हीं प्रोविजंस के अंडर की जाएंगी. द अपॉइंटमेंट ऑफ एन AMC कैन बी टर्मिनेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज और बाय 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स. नेक्स्ट इज कस्टोडियन. द कस्टोडियन हैज द कस्टडी ऑफ फंड्स एसेट्स. फंड्स के पास जितने भी एसेट्स हैं, कस्टोडियन के पास वो रखे रहते हैं. So custodian takes care of all the funds, and as a part of this role, the custodian needs to accept and give delivery of securities for the purchase of sales of transaction of various schemes of the funds. जो भी purchase transactions होते हैं, जो भी sales transaction की proceeds होती हैं, custodian ही उनको process करता है. और the custodian settle all the transactions on behalf of the mutual funds. All custodians need to register with SEBI under section 1996. Compliance function. Compliance function ये ensure करता है कि जितनी भी legal formalities हैं वो पूरी की गई हैं AMC के द्वारा. अगर कोई नई स्कीम लॉन्च की है म्यूचुअल फंड ने, जो भी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन सेबी ने बोला है डालने को, रिस्कोमीटर से लेके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट फिलोसफी तक, या सारी की सारी चीज़ें लीगली वो चेक करेगा. द कंप्लायंस ऑफिसर वर्क्स क्लोजली विद द ट्रस्टीज ऑन वेरियस कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज. फंड मैनेजमेंट. फंड मैनेजमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल वर्क इन एन AMC. कहते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजमेंट अच्छा है, उसके म्यूचुअल फंड्स उतने ही अच्छे होते हैं. और अगर आप हिस्ट्री देखें तो इट हैज़ बीन सीन कि म्यूचुअल फंड्स जो फंड मैनेजर्स हैं, कुछ फंड मैनेजर्स लाइक दे आर पायनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री और उनकी स्कीम्स में बहुत बेहतर रिटर्न दिया है. इनफैक्ट मार्केट को काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्होंने बीट किया है. फंड मैनेजर जो टीम है वो तीन भागों में डिवाइड होती है. द एनालिस्ट्स, द फंड मैनेजर्स एंड द डीलर्स. एनालिस्ट्स का काम है, दे गो टू द ऑपरेशनल एरिया ऑफ द फर्म, दे मीट द टॉप मैनेजमेंट. वो सारा का सारा रिसर्च करते हैं और उसके बाद वो एक स्टॉक को पिक करते हैं. फंड मैनेजर्स भी यही काम करते हैं, और जो डीलर जो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं. एनालिस्ट एनालाइजेस वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ हैं या कोई भी शेयर है, एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट फंड मैनेजर को देगा. फंड मैनेजर उस रिपोर्ट को अप्रूव करते हुए फिर आगे स्टॉक पिक करना है नहीं, लास्ट कॉल वुड बी ऑफ द फंड मैनेजर. ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस टीम. जो भी एप्लीकेशंस म्यूचुअल फंड कंपनी में आती हैं फॉर प्रोसेसिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट की गई, चाहे वो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन है, दैट हैज़ टू बी गो थ्रू विद द कस्टमर सर्विसेज टीम. जब भी कोई कस्टमर किसी भी म्यूचुअल फंड ऑफिस को विजिट करता है तो कस्टमर सर्विस टीम ही उसको अटेंड करती है.
ये केवाईसी से लेके उसकी इन्वेस्टमेंट कराने तक का सारा काम सर्विसेज टीम का होता है या ऑपरेशंस टीम का होता है। उसको केवाईसी के बारे में बताना, उसके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना, उसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना, फॉर्म फिल कराना, प्लस उसका चेक ऑर्डर में है या नहीं है, सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म पे की गई है, जो फॉर्म पे लिखा गया है, दैट इज़ इन दी ऑर्डर और नॉट, ये सारा का सारा जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड काम है, प्रोसेसिंग का काम है, वो सर्विसेज टीम का है। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, फंड मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने एक NFO लॉन्च किया है, न्यू फंड ऑफर जिसको बोलते हैं। अब बारी आती है सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की। सेल्स एंड मार्केटिंग वो टीम है जो लोगों के पास जाके, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाके, बैंकर्स के पास जाके अपने NFO के बारे में उनको बताते हैं, उनको अपडेट करते हैं, स्कीम के बारे में अपडेट करते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं ताकि स्कीम में एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। The major responsibilities include branding, advertising, management of various events, distribution of mutual fund products through various distribution channels। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी distribution channel हैं हमारे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बैंकर्स हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो आर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एलोकेट किया जाए, लाया जाए या इन्वेस्ट करवाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स। जब एक इन्वेस्टर AMC में आया, उसने अपनी एप्लीकेशन AMC को दे दी है विद चेक। AMC शाम को सारा का सारा जितने भी एप्लीकेशंस इन्वेस्टर्स की उनके पास आई हैं, वो सारा का सारा बंडल रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स को भेज देती हैं फॉर प्रोसेसिंग। RTAs का सबसे मेन काम यही है टू प्रोसेस दी एप्लीकेशंस। वो उन एप्लीकेशंस को देखेंगे, सारा का सारा जो भी है इन ऑर्डर होना चाहिए, वो चेक को देखेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे, और उसके बाद वो उसको प्रोसेस करके यूनिट अलॉट करके नेक्स्ट डे अकाउंट स्टेटमेंट AMC को, डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देंगे, और जो भी इन्वेस्टर का रिकॉर्ड है वो उसको मेंटेन करेंगे। इन इंडिया देयर आर 2 रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स, फर्स्ट इज़ कैम्प्स और कार्वी। कुछ AMCs कैम्प्स के साथ काम करती हैं और कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कार्वी के साथ काम करती हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू अपॉइंट एन RTA। एक म्यूचुअल फंड कंपनी सारा का सारा प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन हाउस भी कर सकती है, मतलब खुद भी कर सकती है। प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशंस को आगे भेजना, RTA के पास भेजना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सेबी ने बोला है इट इज़ अप टू दी AMC, वो करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो वो आगे अपना बिजनेस आउटसोर्स कर सकते हैं, कि RTA अपॉइंट कर सकते हैं कैम्प्स को और या KRA को टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस एंड मेंटेन investors record, but all RTAs need to be registered with SEBI। डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही की रोल प्ले करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इन्वेस्टर्स को बेचने में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग हैं जो NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद म्यूचुअल फंड्स का ARN के लिए अप्लाई करते हैं। एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं, फिर एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर एमफी से आता है, उसके बाद वो अपने आप को एमपैनल कराते हैं जिस भी AMC में उनको बिजनेस करना है। उसके बाद दे स्टार्ट सेलिंग द यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। किसी भी म्यूचुअल फंड AMC में देयर आर मोर देन 40 AMCs इन द कंट्री, वो सबके साथ भी एमपैनल हो सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है इनमें से, वो बैंक्स हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो ब्रोकिंग कंपनी हो सकती है। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, KYC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। विदाउट KYC योर इन्वेस्टमेंट्स कैन नॉट बी डन। द फर्स्ट पार्ट इज़ KYC। इन्वेस्टमेंट करने से पहले KYC का होना मैंडेटरी है। दिस इज़ अ वन टाइम प्रोसेस। आपको KYC एक ही बार करनी है, उसके बाद आपकी की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हर बार आपको KYC के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर KYC। देयर आर फ्यू KYC रजिस्ट्रेशन agencies in India, CAMPS KRA, Karvi KRA, these are one of the examples of KYC registration agencies in India. Stock exchanges and transaction platforms. आज digitalization के world में 90% of the transactions of mutual funds are online. आज इतना convenient option है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। It is as easy as booking movie tickets. Within a minute आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, BSE स्टार MF, और NSE का भी एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़ करके इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके
बहुत ही कन्वीनियंटली अपने इन्वेस्टर्स के पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। आइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, रोल एंड फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमफी आर to define and maintain high professional ethical standards in the area of operation of the mutual fund industry, to interact with SEBI and to represent to SEBI on all matters concerning the mutual fund industry, to represent to the government, RBI and the other bodies on the matter relating to the mutual fund industry, to regulate and conduct of distributors including disciplinary actions। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट को मिसकॉन्डक्ट किया है तो उस पर एक्शन लिया जाए। एमफी का सबसे बड़ा काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द मेजर रोल ऑल्सो इन्वॉल्व्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, allocating them ARN numbers which is mandatory for mutual fund distributor। एक important point यहाँ पे ये है कि एमफी is neither a regulatory body nor a self-regulatory organization। थर्ड चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इसके सारे की पॉइंट्स और की वर्ड्स यही थे। हमें NISM सीरीज़ 5A मॉड्यूल क्लियर करने के लिए पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन ही रिक्वायर्ड है टू क्लियर दी NISM एग्ज़ाम। बहुत ही डिटेल में अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उस टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे। चैप्टर 3 के मेन पॉइंट्स सारे यही थे जो अब आज हमने कवर किए। अब चैप्टर 3 के कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार NISM सीरीज 5A में रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट्स इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स in India, mutual funds are established as a trust and unit holders are the beneficiaries of the trust. So the correct answer is C, unit holders. Who handles the day-to-day management of the mutual fund? Question number 2. So ये हमने देखा कि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है AMC, वो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड करती है। जो भी ऑपरेशनल या जो भी काम है AMC म्यूचुअल फंड का, वो एक AMC देखती है। Question number 3, whose job is to track the various corporate actions like a bonus, dividend, rights issue in companies where the mutual fund scheme is invested? So मैं आपको बता दूं तो करेक्ट आंसर इज कस्टोडियन। कस्टोडियन का ये काम है, वो देख कॉर्पोरेट एक्शंस, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, चाहे वो बोनस से रिलेटेड है या किसी शेयर में डिविडेंड आया है या राइट्स इशू हुए हैं, कस्टोडियन इनके बारे में सारा ट्रैक रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी and it cannot be retained in-house. State whether this statement is true or false. जो अपना बिजनेस आउटसोर्स करते हैं, कोई भी कैम्स या कारवी एज अ ट्रांसफ़र एजेंट हम हायर करते हैं, वो मैंडेटरी है या नहीं। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हायर एन RTA। एक म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो वो सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम खुद भी कर सकती है। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। सो द ऑप्शन इज़ फॉल्स। Question number 5, with which agency are the mutual fund distributors registered? So mutual fund distributors are registered with Association of Mutual Funds in India. So answer is D. अब हम चैप्टर 4 की तरफ मूव करते हैं जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम रेगुलेटर्स की बात करेंगे। वो आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर्स जो आज हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, और उन रेगुलेटर्स के रोल क्या हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर्स के बारे में बता दूं। इंडिया में कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, वो कौन कौन से एरिया को रेगुलेट करते हैं। नंबर 1, RBI रेगुलेट्स आर बैंकिंग सिस्टम। आज जो भी बैंक्स हैं, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम है, उसको RBI रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स आर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलरिटीज़ हैं, शेयर मार्केट को रेगुलेट SEBI करता है। इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA दैट रेगुलेट्स द पेंशन मार्केट। ऑल दीज रेगुलेटर्स कम अंडर द पर्व्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही सारे के सारे रेगुलेटर्स काम करते हैं और अपने अपने रेस्पेक्टिव एरिया को ये रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, सेबी का सिर्फ एक ही रोल है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। किसी भी इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो जाए। सेबी सिर्फ और सिर्फ मेक श्योर करता है कि
एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा जाए। और सेबी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिससे वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। एंड दोज 3 पॉइंट्स आर disclosures by issuers of securities, that is companies that issue shares or debentures, and mutual funds that issue mutual fund units, efficiency of transactions in the security market and low transaction costs. Mutual fund regulations, mutual funds की अगर बात करें तो सेबी ही म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है, बट एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी नाम की एक संस्था को अलग बनाया गया है टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स ओनली। सो जो डायरेक्ट सेलिंग है या जो इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसे सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक अलग से विंग बनाया है जिसको हम एमफी के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सो म्यूचुअल फंड्स, ऑल म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न बाय एमफी रिपोर्ट्स टू सेबी। और म्यूचुअल फंड्स को गवर्न करने के लिए सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी को करने हैं और नहीं करने हैं। And these points are, mutual fund companies will buy securities only on delivery basis. वो किसी भी शेयर को लिवरेज पे नहीं लेंगे, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कोई भी शेयर लिया है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने इंट्राडे के लिए कोई शेयर लिया है या नेक्स्ट डे बेच दिया है या बहुत जल्दी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लिवरेज पोजीशन ले रहे हैं, डेरिवेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल मना है। म्यूचुअल फंड कंपनी shall not advance any loans. म्यूचुअल फंड कंपनी किसी भी यूनिट होल्डर को कोई लोन नहीं देगी। एंड द म्यूचुअल फंड स्कीम विल नॉट इन्वेस्ट इन एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्टमेंट जाएगी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। एक म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट नॉट मोर देन 5% ऑफ द टोटल नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम। एक इक्विटी स्कीम एक इक्विटी शेयर में 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकती। सो द मैक्सिमम इज 10%। कोई भी शेयर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में खरीदा जाता है, सो मैक्सिमम लिमिट इज़ 10%। 9.5, 9%, 8% आप जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, बट 10% से ज़्यादा आप एक सिक्योरिटी को या एक म्यूचुअल फंड में एक शेयर्स में 10% से ज़्यादा पैसे नहीं डिप्लॉय कर सकते। द ELSS नोटिफिकेशन सेज एटलीस्ट 80% ऑफ द ELSS फंड्स, मिनिमम 80% जो ELSS की एलोकेशंस हैं वो शुड बी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड scheme will not invest in unlisted debt securities. And in case of debt mutual funds, mutual fund companies will not invest in unlisted debt securities. जो लिस्टेड है सिक्योरिटीज सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अनलिस्टेड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। सेबी ने क्लियरली मना किया है। सेबी ने एडवर्टाइजमेंट पे भी कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, जो AMCs अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैसे एडवर्टाइज कर सकती हैं, क्या लिख सकती हैं, पास्ट परफॉर्मेंसेस को कैसे मेंशन कर सकती हैं, इन सब के लिए सेबी ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट शैल बी एक्यूरेट, फेयर, कंप्लीट एंड सिंपल। जो भी एडवर्टाइजमेंट एक म्यूचुअल फंड कंपनी करती है वो बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में होगा, जो एक लेमैन को समझ आ जाए। बिल्कुल ही फेयर, क्लीन और कंप्लीट होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट कंटेन एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा स्लोगन भी नहीं होना चाहिए जो रिस्क को ज्यादा बताए या रिटर्न को ज्यादा बताए। किसी भी सेलिब्रिटी को हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं बना सकते। चलिए अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे दिखानी है म्यूचुअल फंड्स को। सेबी ने इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। When the mutual fund scheme has been in existence for more than 3 years, अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम एग्जिस्टेंस में है for more than 3 years, तो उसको अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी इन लास्ट 1 year, लास्ट 3 years and लास्ट 5 years and since inception also। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ का दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से 10,000 रुपये आपकी स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, किस तरीके से वो ग्रो किया है, 1 साल में कितना ग्रो किया है, 3 साल में कितना ग्रो किया है, 5 साल में कितना ग्रो किया है। ये स्टैंडर्ड 10,000 का एग्जाम्पल इज मैंडेटरी फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड स्कीम्स जब वो अपनी परफॉर्मेंस शो करने की बात करते हैं। और अगर एक फंड मैनेजर ने किसी स्कीम को स्टार्टिंग से मैनेज नहीं किया है या बीच में चेंज हो गया है फंड मैनेजर, सो ये भी डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इन्वेस्टर्स के कुछ राइट्स हैं और उनके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। वो क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। यूनिट होल्डर्स हैव अ प्रोपोर्शनेट राइट to the ownership of the assets of the scheme. The investors can ask for unit certificate. Unit holders अपने unit certificate भी मांग सकता है एक AMC से, और अगर वो डीमैट में अपनी यूनिट्स लेना चाह रहा है तो वो अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल शेयर करके यूनिट्स डीमैट में भी ले सकता है। राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। एक इन्वेस्टर के पास ये राइट है
कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है किसी भी टाइम पे, और एक एएमसी को डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताना भी ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर लिया है. जस्ट ही हैज़ टू गिव अ रिटर्न एप्लीकेशन टू द एएमसी. नेक्स्ट राइट इज राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स. एक इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो एएमसी के डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ट्रस्ट डीड, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियन एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एएमसी. इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक इन्वेस्टर चेक कर सकता है. नेक्स्ट राइट इज राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज. एक इन्वेस्टर 3 नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकता है और परसेंटेज किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज दिया जाएगा ये भी बता सकता है. और अगर उसने कोई परसेंटेज नहीं बताई है सो तीनों को इक्वल पार्ट्स में अलोकेशन कर दिया जाएगा. नेक्स्ट राइट इज राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स. एक इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को किसी भी फाइनेंसर को प्लेज कर सकता है, किसी भी बैंक को प्लेज कर सकता है, किसी भी एनबीएफसी को प्लेज कर सकता है और उनके अगेंस्ट लोन ले सकता है. किस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना लोन मिलता है ये डिपेंड करता है फाइनेंसर पे. सेबी ने एक कंप्लेंट सिस्टम भी बनाया है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और एक कॉमन इन्वेस्टर. अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी म्यूचुअल फंड से या कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी से, किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से उसकी सर्विसेज से खुश नहीं है या उसको किसी भी तरीके से हरास किया गया है इन एनी वे, सो वो अपनी कंप्लेंट सेबी को बता सकता है. कैसे बता सकता है वो हम देखते हैं. सेबी ने एक वेब बेस्ड सिस्टम बनाया है scores.gov.in जिस पे जाके एक इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है. ये कुछ पॉइंट्स और कीवर्ड्स थे फ्रॉम चैप्टर 4. अब हम चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो जैसे कि हमने देखा म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट सेबी करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस. ट्रू और फॉल्स? म्यूचुअल फंड्स सिर्फ और सिर्फ बाय सेल सिक्योरिटीज कर सकते हैं ऑन ए डिलीवरी बेसिस पे. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? द आंसर इज ट्रू. सेबी ने क्लियरली बोला है म्यूचुअल फंड्स को जो भी सिक्योरिटी लेनी है दैट विल बी ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस. यू कैन नॉट सेल इट इन इंट्राडे ओनली. क्वेश्चन नंबर 3, what minimum percentage of the mutual fund scheme corpus must be invested in equity and equity related instruments in case of equity linked savings scheme. ELSS में minimum equity and equity related instruments कितने होने चाहिए? The answer is C, 80. 80% should be in equities in case of ELSS. Which of the following statement is true with respect to the celebrity endorsement for mutual funds? Question number 4. Clearly SEBI ने बोला है जो भी advertisement होगा that should be ऑन इंडस्ट्री लेवल. उसमें कोई स्कीम प्रमोट नहीं की जाएगी, उसमें कोई रिटर्न्स प्रमोट किए नहीं जाएंगे, उसमें कोई म्यूचुअल फंड्स प्रमोट किया नहीं जाएगा. इंडस्ट्री लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयर करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट किए जाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ए. सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स एट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू dash nominees for their mutual fund folios. It has been clearly said कि up to 3 nominees an investor has the right to specify. 3 नॉमिनी एक इन्वेस्टर बना सकता है, उन तीनों को सेम प्रोपोर्शनेट भी दे सकता है या तीनों को किसी को अगर ज़्यादा देना है तो ज़्यादा भी कर सकता है. और अगर उसने कोई प्रोपोर्शन नहीं दिया है तो एएमसी तीनों में बराबर प्रोपोर्शन दे देगी. सो गाइज आज हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए. आई होप आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और जो एग्ज़ाम में जो पॉइंट्स आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी हमने देखे. फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, आपको बताएं, आपको समझाएं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं. और प्लीज़ आगे की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.